ग्राम भारती कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपका कृषि संबंधी वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ाने का प्रयास करते हैं और इस ज्ञान के तहत हम नई नई जानकारियां, नई तकनीक लेकर उपस्थित होते हैं। आज इसी क्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि प्रसार सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर से, और आज चर्चा करेंगे मृदा स्वास्थ्य रक्षा के उपायों पर। शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि मृदा उर्वरता क्या होती है और इसका फसल उत्पादन में क्या महत्व है। हाँ, देखिए किसान भाइयों, मृदा उर्वरता क्या होती है और फसल उत्पादन में क्या महत्व है, क्योंकि कई बार किसान भाई हमारे इस चीज़ के लिए हमेशा भ्रम में रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि रासायनिक खादों का प्रयोग करने से ही मृदा उर्वरता में बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भूमि में पौधों को पोषक तत्वों को प्रदान करने की क्षमता को ही हम लोग मृदा उर्वरता कहते हैं। यदि आप देखें कि मिट्टी में करीब 17 प्रकार के आवश्यक खाद्य तत्व उचित अनुपात में पौधों की बढ़वार तथा विकास के लिए उपस्थित हैं, तो वो मिट्टी उपजाऊ कही जा सकती है। वहाँ आप फसलों की पैदावार ले सकते हैं। अब बात करें कि कौन कौन से तत्व होते हैं, तो जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, लोहा है, मैग्नीज है, तांबा है, मोलिब्डेनम है, बोरान है, जिंक है, निकिल है और क्लोरीन है। अब ये 17 तत्व एक पौधे को भिन्न भिन्न अनुपात में, भिन्न भिन्न मात्रा के अंदर आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आप सब किसान भाई भी जानते हैं कि ज़्यादातर किसान भाई हमारे सिर्फ यूरिया और डीएपी का प्रयोग करते हैं, और कुछ किसान भाई कुछ और अन्य तत्वों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो पूरे इन तत्वों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर ये तत्व आपकी भूमि में पूरे अनुपात के अंदर हैं, तब तो आपकी भूमि की उर्वरता बहुत अच्छी है। बीज उगने, फसल के बढ़ने के लिए इन तत्वों के अतिरिक्त अन्य सहायक कारकों की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मिट्टी की उर्वरा शक्ति से केवल ये पोषक तत्व ही संबंधित नहीं होते, वरना अन्य प्रमुख कारक जैसे कि उसमें पर्याप्त नमी होनी चाहिए, वायु है, क्या तापक्रम है, मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणु जो हैं, मृदा विन्यास है, मृदा कणों की रचना है, आदि भी संबंध रखते हैं। तो पौधों को पर्याप्त मात्रा व उचित अनुपात में पोषक तत्वों की आंतरिक क्षमता को ही हम मिट्टी की उर्वरता कहते हैं, जो कि फसल की पैदावार के लिए अत्यंत आवश्यक है। बहुत अच्छी बात शर्मा जी आप बता रहे हो, लेकिन हमारे किसान भाई सोचते हैं कि हमने अच्छा खाद दे दिया, अच्छी जुताई कर दी, लेकिन पोषक तत्वों की कमी का पता कैसे करना चाहिए। हाँ, देखिए किसान भाइयों, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर इतने सारे पोषक तत्व हैं तो उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की कमी है। हम लगातार खेती करते आ रहे हैं, तो इन पोषक तत्वों की भी आपकी मिट्टी में कमी होती जा रही है, और मुख्य रूप से हमारे किसान भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कुछ हद तक कैल्शियम, सल्फर, इनका भी उपयोग करते हैं। लेकिन जो अन्य पोषक तत्व हैं उनकी लगातार कमी देखी जा रही है। जो आपने बात कही कि उसको किस तरीके से पहचान सकते हैं, तो अभी आपने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सॉयल हेल्थ कार्ड के बारे में एक अभियान चलाया था, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि आप मिट्टी की जांच करवाएं, और ये कृषि विभाग में हर जगह पे, हर स्थान पर इसकी प्रयोगशालाएं लगी हुई है। तो आप अगर मिट्टी की जांच कराते हैं तो सभी पोषक तत्वों की उसमें आपको जानकारी मिलती है। दूसरी बात यह है कि कई बार अन्य फसलों के अंदर ये भी देखने में आया है कि अगर किसी पोषक तत्व की कमी होती है तो वो पोषक तत्व की कमी पौधों में परिलक्षित होती है, यानी कि पौधे में दिखाई देती है। आप विभिन्न तरह के पौधे में आपका जैसे पत्तियों का कलर पीला हो जाएगा, कुछ किनारे से कभी पीले होंगे, कभी उनकी जो इंटरवेनियल है वो पीली पड़ जाएगी, कभी वो सिकुड़ जाएगी। तो ये सब विभिन्न पोषक तत्वों की कमी के लक्षण होते हैं। और अब जैसे कमी की हम बात करते हैं कि किस वजह से हो जाती है, जी जी जी, क्योंकि किसान भाई ये सोचते हैं कि हम तो लगातार अपना जो रासायनिक खाद वो डाल रहे हैं, फिर भी कमी क्यों हो गई है। तो किसान भाइयों देखिए, खेती के समक्ष प्रमुख चुनौती भूमि की उर्वरा शक्ति में होने वाली कमी भी है, और मिट्टी की उर्वरता में विभिन्न कारणों से कमी होती है, और इसलिए आपको इसको पूरा करने के लिए ध्यान देना चाहिए। आप सब जानते ही हैं कि जो फसलें होती है वो मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण करती है, जिससे मिट्टी में पोषक तत्वों की धीरे धीरे कमी हो जाती है। एक तो ये मुख्य कारण होता है कि
पौधे ग्रहण करते हैं। लेकिन दूसरा कुछ प्राकृतिक कारण से भी मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होती रहती है। जैसे आप देखें कि पौधे मिट्टी से अपना भोजन घोल के रूप में लेते हैं, इसलिए मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी रहनी चाहिए। यदि नमी नहीं होगी तो मिट्टी में पोषक तत्व होने के बाद भी पौधे उसको ले नहीं पाएंगे, पौधे उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे और पोषण के अभाव में वो कमजोर पड़ जाएंगे। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा क्या है कि अगर अधिक पानी होता है तो पानी के साथ पोषक तत्व भी रिश्ते रहते हैं, जैसे कि आपके क्लोरीन हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया। ये ऐसे तत्व हैं जो प्राय अगर आपके बहुत ज़्यादा खेतों में पानी भरा है और उसमें अगर वो उसके साथ साथ ये भी रिसने लग जाते हैं। फास्फोरस की हम बात करें तो ये थोड़ा मिट्टी में अचल अवस्था में रहता है, जिससे कि पानी द्वारा इसका ह्रास नहीं होता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा सॉइल इरोजन, यानी कि मृदा अपरदन होता है बहुत ज़्यादा पानी का बहाव होने की वजह से या किसी कारण वजह से, जब एक तरफ से बाढ़ जैसी स्थिति भी कई बार आ जाती है तो उसके साथ ये फास्फोरस भी बह जाता है और इस तरीके से इन कारणों से मिट्टी की उर्वरता में कमी हो जाती है। जी, कहने का मतलब ये है कि आप अपने खेत में हमेशा नमी बनाए रखें। अगर ज्यादा पानी भरा है या पानी बह के निकल रहा है तो भी आपकी उर्वरता खेत की कम हो जाएगी, और अगर सूखा ज्यादा है तो भी उर्वरता कम होगी। तो खेत में हमेशा या मिट्टी में हमेशा नमी रहनी चाहिए। हाँ, और एक ये भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा उपज लेने के लिए किसान भाइयों में हमारे क्या हो गया आजकल कि वो सोचते हैं कि अधिक रासायनिक खाद डालने से भी हमारी उपज बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और वो अविवेकपूर्ण ढंग से जब रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं तो कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो अचल अवस्था में होते हैं, यानी कि भूमि के अंदर जम जाते हैं, और दूसरे क्या है लीचिंग होके उसके साथ चले जाते हैं। और ये भी देखने में आया है कि एक पोषक तत्वों की अधिकता दूसरे पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी प्रभावित करती है। जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अगर बहुत ज़्यादा एक फास्फोरस अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपके जिंक की कमी भी उसके अंदर आने लग जाएगी, पौधे में दिखाई नहीं देगी। और कई बार देखिए किसान भाइयों, आप सब लोग जानते हैं कि हरित क्रांति के दौरान पोषक तत्वों को एक तरह से रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से देने को उपयोगी माना गया था, और उस समय भी ये वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया था। और आज भी एक फार्मूला है कि पोषक तत्वों का अनुपात 4-2-1 में डालना चाहिए, यानी कि 4 किलोग्राम नत्रजन, 2 किलोग्राम फास्फोरस, 1 किलोग्राम पोटास, ये फसल उत्पादन के दौरान भूमि में डालना चाहिए। लेकिन किसान भाई नत्रजन आधारित उर्वरकों का अधिक प्रयोग करने लगे, जिससे कि ये सब जगह एक तरह से असंतुलन हो गया है और अधिकांश प्रदेशों में उर्वरकों और रासायनिकों के असंतुलित उपयोग ने भूमि की उर्वरा शक्ति का विनाश कर दिया है। और यह भी देखा गया है कि नाइट्रोजन के अतिरिक्त जो दूसरे पोषक तत्व है जैसे कि फास्फोरस और पोटास है, उसका प्रयोग तुलनात्मक रूप से बहुत कम हो रहा है। तो भारतीय वैज्ञानिकों की यह भी चिंता है कि करीब आज देखने में आया जब ये सर्वे किया गया कि 95% जिलों में मुख्य पोषक तत्वों का स्तर या तो कम था या मध्यम स्तर पे था। अतः जनसंख्या वृद्धि के मद्देनजर और अधिक उत्पादन के लिए भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखना और बढ़ाना बहुत आवश्यक है। बहुत महती बात आपने शर्मा जी बताई। श्रोताओ, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हैं राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, और जानकारी दे रहे हैं मृदा स्वास्थ्य रक्षा के उपायों की। शर्मा जी, आपने ये बताया कि उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग भी भूमि की उर्वरता को खत्म करता है जी। अब बात आती है कि इस मृदा को या इसकी उर्वरता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि किसानों ने उर्वरकों का प्रयोग असंतुलित मात्रा में किया है। अब इसको बनाया कैसे रखाया जा सकता है? हाँ, देखिए किसान भाइयों, आप हर वक्त ये ना सोचें कि जैसे मिट्टी की जांच करा ली, जिस पोषक तत्वों की कमी है उसकी रासायनिक उर्वरकों से प्रयोग कर दिया गया। उसके अलावा बहुत सारे तरीके इस तरीके से हैं कि आप भूमि की जो उर्वरता शक्ति है उसको बनाए रख सकते हो। जैसे कि आपकी जो कृषि क्रियाएं होती है उनको उचित तरीके से अपनाएं, जल निकास का उचित प्रबंध करें कि जैसे मैंने बताया आपको कि उसकी वजह से भी वो रिस जाएंगे, और वायु का उचित संचार हो सके। जब कभी भी बारिश के मौसम में विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि खेतों में अगर एक तरह से पानी बह के ना निकले, और उचित जैसे जल है उसका संधारण करें, भूमि के कटाव को नियंत्रित करें, और जो भूमि में अणु जीवों की क्रियाशीलता को स्थिर रखें कि यानी कि ज़्यादा रासायनिक खादों से जो लाभदायक जीवाणु होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। और कोई अगर आपकी भूमि अम्लीय है, क्षारीय है, तो उसका प्रबंधन करें। खरपतवारों का भी नियंत्रण करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिट्टी से पोषक तत्वों को लेके जो मुख्य पौधा होता है
उसके अंदर कमी कर देते हैं। और यदि आपके भूमि के अंदर कुछ कीट हैं और इनके वो जो बच्चे वगैरह है उनकी भी आप रोकथाम करें, ये भी क्या है मृदा उर्वरता को नष्ट होने से बचाता है। इसके अलावा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो किसान भाइयों के स्तर पे है वो है हरी खाद का प्रयोग करें, कि आजकल हम देख रहे हैं और बहुत सारे किसान भाइयों ने इसको अपनाना भी शुरू किया है। ये प्राकृतिक रूप से मृदा की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। इससे क्या होता है कि नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ का स्तर बढ़ा जा सकता है। हरी खाद के लिए फसल चुनते समय उसमें ये ध्यान रखें कि जो फसल है वो जल्दी पकने वाली हो, जल्दी उगने वाली हो, अधिक पत्तियों वाली हो, शाखादार हो तथा भूमि में अधिक मात्रा में जीवांश पदार्थ मिला हो सके। फसल मुलायम तने वाली हो जिससे कि वो शीघ्र सड़ जाए, गहरी जड़ वाली नाइट्रोजन हो जिससे कि वो भूमि को खुला बना सके, और दलहन की फसल हो जिससे कि वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में संस्थापित कर सके और जड़ों पर प्रचुर मात्रा में ग्रंथियां हो, प्रचुर मात्रा में बीज पैदा करने वाली हो। इसके लिए कुछ फसलें हैं जो ये सब जो गुणों में भरपूर है, जैसे कि सनई हो गई, ढैंचा हो गया, मूंग हो गया, मोठ हो गया, उड़द, ग्वार, ये ऐसी फसलें जिनको आप हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि ये अभी इस समय जैसे बारिश का सा मौसम शुरू हो गया है और जनरली ये हरी खाद हम खरीफ के अंदर ही बोते हैं, तो इसको उस समय जोतना सबसे उपयुक्त समय होता है जब इनमें फूल आने को हो, और जब हरी खाद सबसे अधिक रसयुक्त हो तभी उससे जोतकर मिट्टी में मिला देना चाहिए। ऐसी दशा में क्या होता है कि हरी खाद का विघटन शीघ्रता से होता है और विघटन से पोषक तत्व ऐसे रूप में रहते हैं कि आगामी फसल उससे अधिक लाभ उठा सकती है। और हरी खाद की फसल से देखने में आया है कि करीब 35 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है, जिससे आपको अपने रासायनिक उर्वरकों को कम डालने की आवश्यकता रहेगी। शर्मा जी, मैंने देखा है कि हमारे यहाँ के किसान भाई ढैंचा जी इसीलिए बोते हैं ताकि उसको थोड़ा सा जैसे घुटनों से ज्यादा फूल आने की स्थिति में होती है तब उसको उसकी खेत की जुताई कर देते हैं, ढैंचा उसी में रह जाता है और ढैंचे से पत्तियां भी बहुत सारी झड़ती हैं। जो आप बता रहे हैं सारी इसमें खूबियां हैं। तो हरी खाद के रूप में ढैंचे का प्रयोग अधिक से किसान अधिक भाई करना चाहिए। हरी खाद की बात की, अब जीवाणु खाद के बारे में बताइए कि इसका क्या महत्व है उर्वरता बढ़ाने के लिए। देखिए किसान भाइयों, जैसा मैंने कहा कि ज़्यादातर किसान भाई हमारे रासायनिक खादों का ही प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ जीवाणु खाद भी हैं जिनका उपयोग करके आप भूमि की उर्वरकता शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जीवाणु खादों में मुख्य रूप से राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, एजोस्पाइरिलम हो गया, फास्फोरस घुलनशील जीवाणु भी हो गया और नील हरित शैवाल के रूप में भी ये जीवाणु खाद उपलब्ध है। और ये अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग जीवाणु खादों का प्रयोग किया जाता है। जैसे नाइट्रोजन के लिए अगर मुख्य रूप से आप बात करें तो एजोटोबैक्टर जीवाणु खाद का प्रयोग कर सकते हैं। और फास्फोरस, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि बहुत ज़्यादा अचल अवस्था में उपलब्ध रहता है, तो अगर आप फास्फोरस घुलनशील जीवाणु पीएसबी कल्चर के नाम से भी बाजार में मिलता है, अगर इसका प्रयोग करते हैं, जो मिट्टी में फास्फोरस उपलब्ध है वो घुलनशील बन के आपके उपयोग में आ जाता है। कई दो तरीके से इसको प्रयोग कर सकते हैं, एक तो बीजोपचार करके और एक मृदा उपचार करके। तो अगर आप बीजोपचार कर रहे हैं तो लगभग आप देख लीजिए कि 1.5 लीटर पानी के अंदर आप 100 ग्राम जो जीवाणु खाद होता है उसको आप ले लें, एक जगह कहीं पर भी छाया के अंदर बीजों में अच्छी तरह मिला लें और समान रूप से जब उसकी एक परत चढ़ जाए तब उन बीजों को छाया में सुखाएं और तुरंत बीजाई कर दें, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा समय तक ना रखें। और यदि आप मृदा उपचार कर रहे हैं तो जो आवश्यकता अनुसार जैव उर्वरक है जो अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग मात्रा में काम में आता है, तो 35 से 50 किलोग्राम कंपोस्ट खाद या भुरभुरी मिट्टी में मिश्रण बनाकर जो अंतिम जुताई करते हैं किसी भी फसल के लिए, उस समय आप समान रूप से उसको खेत में मिला दें और उसको खेत में मिला के सिंचाई कर दें उसके लिए है। जी जी, बहुत अच्छी बात अशोक कुमार शर्मा जी आप बता रहे हैं। अब बात आती है फसल चक्र की, तो क्या फसल चक्र भी मृदा की या भूमि की उर्वरता बढ़ाने में सहायक है? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक ये प्राकृतिक तरीके हैं कि जैसे किस तरीके से हम फसल चक्रों का उपयोग करके भी मृदा शक्ति को बढ़ाए जा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रकृति ने हमें कई तरह की फसलें दी है जो अलग अलग गुणों से भरपूर होती है और मिट्टी में भी उनका प्रभाव अलग अलग तरीके से होता है।
तो आप उचित फसल चक्र का प्रयोग करें। यानी कि जैसे मान लीजिए पहले आप मूसला जड़ वाली फसलें बोते हैं तो उसके बाद जकड़ा जड़ वाली फसलें बो दें, फलीदार फसल बोते हैं तो उसके बाद बिना फलीदार फसल बो दें। ऐसी फसलें जो अधिक निराई गुड़ाई चाहती है तो उसके बाद कम निराई गुड़ाई चाहने वाली फसलों को बोना चाहिए। और फसल चक्र में फसलों को इस क्रम से उगाना चाहिए कि जो भूमि में विषैले पदार्थ उत्पन्न ना कर सके। और कई बार जिन इलाकों के अंदर बहुत अधिक बारिश होती है, सॉइल इरोजन होता है, तो वहाँ पे क्या है कि जो मृदा क्षरण को रोकने वाली फसलों को लगाया जाना चाहिए। और ये भी किसान भाई ध्यान रखें कि एक ही कुल की फसलों को लगातार न उगाएं। जैसे खरीफ में मान लो आपने कोई तिलहन की फसल उगाई है तो रबी में उसी खेत में तिलहन की फसल ना लगाएं। ये चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो उर्वरा शक्ति है उसको भूमि में बढ़ा सकते हैं और मेंटेन रख सकते हैं। और आप ये भी ध्यान रखें कि देखिए, उर्वरक पौधों के लिए पूर्ण भोजन नहीं है और मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए उसकी उर्वरता को बढ़ाने का एक सिर्फ माध्यम है। तो रासायनिक उर्वरकों में पौधों के आवश्यक तत्व जैसे नत्रजन, फास्फोरस, पोटास जैसे प्राय किसी एक ही पदार्थ की पूर्ति होती है, किसी किसी में दो भी हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन से पौधों की वनस्पति और फास्फोरस पौधों की जड़ों पर अपना प्रभाव डालकर उन्हें बढ़ाता है। इसका प्रभाव अनाज के दानों पर भी पड़ता है। और जो फास्फोरस होता है वो नाइट्रोजन के अधिक प्रभाव को भी नियंत्रित करता है। पोटास से हमारे बहुत सारे किसान पहले पोटास का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन अब हमने देखा है कि पोटास की कमी भी आने लग गई है। और ये पौधों की जड़ों, तनों और दानों को मजबूत करता है, रोगों से रक्षा भी करता है। इसलिए ये जरूर ध्यान रखें हमारे किसान भाई कि उर्वरकों का प्रयोग करने से पहले जान लें कि खेत में किस तत्वों की कमी है और इसके लिए समय समय पर मिट्टी का परीक्षण कराते रहें। इस कार्य के लिए सरकार की ओर से अनेक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं भी खोली गई है। लेकिन ये ध्यान रखें कि उर्वरकों का प्रयोग सिर्फ एक माध्यम है। उसके अलावा जो हमने आज चर्चा की है, जीवाणु खाद्य का प्रयोग करें, उचित फसल चक्र का प्रयोग करें, हरी खाद का प्रयोग करें, उनको भी साथ साथ जरूरी है। तभी आपकी भूमि की दशा में सुधार होगा और भूमि में अधिकतम उर्वरता होगी, जिससे आपकी पैदावार भी अधिकतम होगी। बहुत बेहतरीन बात शर्मा जी आपने बताई, किस तरह से अपनी भूमि की उर्वरता को किसान भाई बढ़ाएं। अभी देखने में आ रहा है किसान भाइयों ने अपनी बहुत सारी भूमि या जो खेत हैं वो सरसों की खेती के लिए तैयार करने के लिए बिना फसल बोए छोड़ रखे हैं। बरसात भी काफ़ी अच्छी हो रही है, किसान भाई काफ़ी खुश हैं, कुछ इंतजार कर रहे हैं खेत में जुताई करें, खेत को आगे तैयार करें। तो उन किसान भाइयों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो सरसों की पैदा लेना चाहते हैं? हाँ देखिए किसान भाइयों, ज़्यादा सरसों की खेती हमारे इस प्रदेश के अंदर खरीफ में खेत खाली करके रखते हैं और कुछ किसान भाई अभी खरीफ में कुछ फसलें लेंगे, उसके बाद सरसों खेती करेंगे। लेकिन जिन किसान भाइयों ने अभी खेत खाली रख रखे हैं तो वहाँ देखें कि जब भी एक अच्छी बारिश होती है उसके बाद में जब भी खेत जुताई लायक होता है तो एक जुताई करें और पाटा लगाएं। इससे आपका नमी से संरक्षण होगा और जो खरपतवार पनपेंगे उससे भी एक ही रोकथाम होगी। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखें कि हर बारिश के बाद जरूरी नहीं है कि आप जुताई करें, लेकिन जब भी अच्छी बारिश होती है तो आप उसकी जुताई करें और उसके बाद पाटा लगा दें। और जैसे ही आपका बुआई का समय आएगा, यानी कि अभी आपका सितंबर 15 के बाद में अगर आपको लगता है कि अब बारिश जनरली कई बार नहीं होती है, तो उस समय आप ये ध्यान रखें कि जुताई के बाद में तुरंत पाटा लगाएं और नमी का संरक्षण करें और फिर सरसों की बुआई करें। तो किसान भाइयों, ये थे डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक, सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर से जानकारी दे रहे थे कैसे आप मृदा में उर्वरता बढ़ाएं। शर्मा जी, आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।